वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। देखिए, कल आप लोगों ने टेंस लगभग पढ़ लिया था। एक एक थोड़ा सा बचा हुआ है, वो है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और कुछ हल्की फुल्की थोड़ी बहुत चीज़ें बची हुई हैं, देखते हैं। हाँ ठीक है, तो देखते हैं इसका लास्ट 12 नंबर, फ्यूचर टेंस। ये थर्ड टॉपिक है, टेंस पार्ट 5 है ये, ठीक है। इसके बाद नंबर 12 है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, फ्यूचर का मतलब है भविष्य काल, आने वाले समय में होने वाले कार्य। परफेक्ट का मतलब है पूर्ण होना, पूरा होना, दिए गए समय पर पूरा होना। और कंटिन्यूअस का मतलब है उसके बाद भी लगातार जारी रहना। नंबर 1 रिकॉग्निशन में क्या है, पहचान में इसकी पहचान ये होती है कि वे वाक्य जिनमें कार्य का भूतकाल में शुरू होना पाया जाता है और भविष्य के दिए गए समय पर पूरा होना और भविष्य में उसके बाद भी जारी रहना पाया जाता है। इसमें समय दिया रहता है, निश्चित या अनिश्चित, और उसको दर्शाने के लिए सिंस या फॉर भी दिए रहते हैं। ये इसकी पहचान है कि कंप्लीटनेस एट गिवन टाइम इन फ्यूचर एंड also running after that. We shall have been. Others will have been. ठीक है। आपका थर्ड है मेन वर्ब। तो कंटिन्यूअस होने के कारण इसमें वर्ब की चौथी अवस्था आईएनजी फॉर्म, ठीक। फोर्थ, इसमें कोई एडवर्बियल्स आते नहीं हैं, टाइम आता है। टाइम को शो करने वाले सिंस या फॉर होगा। उसके बाद कोई फ्यूचर को शो करने वाला टाइम होगा, फ्यूचर शोइंग वर्ड्स वर्ड, जैसे नेक्स्ट, कमिंग, ऐसे ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं। और उसके बाद टाइम दिया होगा, वो पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है या पीरियड ऑफ टाइम भी हो सकता है। इसके एग्जांपल देखिए, माई अंकल
the invalids for next January, for next 2 years, many years। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पर ये फॉर लगा हुआ है, सिंस या फॉर, तो इसका मतलब है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और ये नेक्स्ट लगा हुआ है जो फ्यूचर को शो करता है। तो इस तरह से हम समझ गए कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो माई अंकल क्या है, आई भी नहीं है, तो यहाँ पर आएगा विल, फिर आएगा हैव, बीन, फिर हेल्प की आईएनजी फॉर्म हेल्पिंग। ठीक है, दूसरा देखिए वी प्रिपेयर for the exams since coming January। सिंस लगा हुआ है, आने वाला फ्यूचर गोइंग वर्ड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन प्रिपेयरिंग। तो इस तरह से आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आपका हो गया। इसमें क्या अंतर रहता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर में फ्यूचर शोइंग वर्ड होगा, पास्ट में पास्ट शोइंग वर्ड होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई भी वर्ड नहीं होता। तो इससे पता चलता है कि वो, तो इस तरह से आपने इसको देखा। तो इस तरह से आपका टेंस जो है ये खत्म हो गया। देखिए जो इंग्लिश में क्या रहता है कि इंग्लिश के लर्निंग के कई स्टेप हैं। पहला स्टेप तो है हमारे रूल्स, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है उसे समझना अच्छी तरह से। ठीक है, समझने के बाद उसको लर्न करना, और इसमें जो समझना और उसके बाद एक्सरसाइज करना, ये दो इसके सबसे अहम पार्ट हैं। तो जब तक हम इसको पढ़ने के बाद सेंटेंस नहीं करेंगे तब तक वो हमारा कंप्लीट नहीं होगा, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसे आप पूछें। तो इस तरह से हमारा ये टेंस जो पार्ट है ये पूरा हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ी सी और बात बता दूँ। मैंने आपको पहले बताया था कि सिंपल और इंडेफिनिट दोनों अलग होते हैं। बहुत सारे लोग मैंने देखा बुक्स में भी, इंग्लिश मीडियम टाइप में, तो उसमें वो सिंपल को सिंपल कहते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस वो इंडेफिनिट को कहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ये अंतर यहाँ पर अभी दिखेगा आपको। वो क्या है कि टेंस वाले वाक्यों में ऐसे वाक्य भी आते हैं जिनके बीच में फिलिंग ब्लैंक्स के बाद ब्रैकेट में बी लिखा होता है, या डू लिखा होता है, या हैव लिखा होता है। तो ऐसे में क्या होता है, और उनमें कोई मेन वर्ब नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपको बताऊं कि हमारी कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनमें ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी को शो करती हैं।
प्राइमरी ऑक्सिलरी को शो करने वाली ये वर्ब्स होती हैं। और सिंपल जो हमारे टेंस के अंतर्गत जो सिंपल सेंटेंसेज हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, तो उसमें ये आती है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या रहता है, डू, डज और डिड। इसमें क्या है, इज, एम, आर, वाज और वर। और इसमें है हैज, हैव और हैड। इस तरह से ये टोटली होती है। तो ये टोटल है 11। तो मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर मैंने देखा है कि ये बी और हैव अधिकतर टेंसेज में आ जाती है। तो उसमें क्या रहता है, अगर बी लिख के आता है तो हम वहाँ पर देखते हैं कि कोई मेन वर्ब नहीं होती और बी के अंदर से इज, एम, आर, वाज, वर निकालना होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल्स में बताऊं कि तो होता क्या है कि जो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसमें क्या होता है कि नो हेल्प, नो मेन वर्ब। नंबर 1 इनकी रिकॉग्निशन क्या होती है, इनकी रिकॉग्निशन क्या होती है, पहचान क्या होती है कि इनमें मेन वर्ब नहीं होती। ठीक है, एक बात। और इनमें पास्ट या फ्यूचर को शो करने वाला कोई वर्ड नहीं होता, एक बात। तो इसमें क्या रहता है कि वाक्य के बीच में ब्रैकेट में बी लिखा होगा या हैव लिखा होगा। तो आपको मैं बताऊं, हैव जो है, हैव और बी जो है एक मेन वर्ब भी होती है। तो ये एक प्राइमरी ऑक्सिलरी भी होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरी भी होती है और एक मेन वर्ब भी होती है। तो मेन वर्ब के रूप में इसका अर्थ होता है होना, और प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में ये आपको यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। ठीक है, ऐसे ही हैव भी है। तो हैव में क्या होता है कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरी भी बनाता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी भी बनाता है और मेन वर्ब भी। हैव का मतलब होता है किसी चीज़ पे अधिकार, स्वामित्व होना, जिसके लिए अन्य सिमिलर वर्ब्स हैं, बिलोंग टू, पोसेस, ठीक है, या ओन, ऐसी वर्ब्स हैं। तो इसमें मेन वर्ब भी है, इसका मतलब होता है अधिकार होना, रखना, स्वामित्व होना, स्वामित्व होना, जिसकी सिमिलर वर्ब्स हैं आपकी ओन, मालिकाना हक होना, ओन या बिलोंग टू, बिलोंग या पोसेस। ठीक है, इन तीनों का अर्थ ये है कि किसी चीज़, जैसे पेन मेरा है, मेरे पास एक पेन है, होना, होना इसकी यूथ है। बी माने होना, कोई चीज़ घटना घटित हो रही हो, कोई चीज़ है, कार, बाइक, इसका मालिक कौन है, वो किससे बिलोंग कर, किसकी है, इस टाइप की वर्ब्स होती हैं। तो ये जो बी है एक मेन वर्ब भी है और एक प्राइमरी ऑक्सिलरी भी है। तो जब ये ब्रैकेट में हैव लिखी होगी या बी लिखी होगी तो वहाँ सावधान रहना होता है कि ये नहीं कि बस हैव में हैविंग लगा दो, बी में बीइंग लगा दो, आईएनजी बना दो, या बी की थर्ड फॉर्म ढूंढने लगो या हैव की थर्ड फॉर्म ढूंढने लगो। हमें उसमें ये भी देख लेना चाहिए कि कहीं ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की वर्ब तो नहीं है, कहीं इसमें से इज, एम, आर, वाज, वर तो निकलने वाला नहीं है, इनमें से पांचों में से कोई एक तो यूज नहीं करनी है जैसे। तो ये रिकॉग्निशन क्या होता है, मेन वर्ब नहीं होती और वर्तमान काल में कार्य हो रहा होता है, और हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब होती है। नंबर 2, हेल्पिंग वर्ब इसमें बी में से निकलती है। बी की जो प्रेजेंट फॉर्म्स हैं, इज सिंगुलर के साथ, इज प्लूरल के साथ, आर और आई के साथ
एम। मेन वर्ब नो, मेन वर्ब नो, मेन वर्ब कोई मेन वर्ब नहीं होती। ऐसी हेल्पिंग वर्ब को ही, इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स को ही लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं, योजक क्रिया। योजक क्रिया मतलब जो जोड़ती है, इसको सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, मतलब कर्ता, योजक क्रिया और पूरक। तो इससे पैटर्न बनता है SLC। जैसे SVO पैटर्न होता है ऐसे ही SLC पैटर्न भी होता है। कोई मेन वर्ब नहीं। चौथे नंबर पर इसमें पास्ट या फ्यूचर तो इसमें बनते ही नहीं है, फ्यूचर में तो मॉडल आ जाती है, तो पास्ट कोई वर्ड नहीं आता। और कोई ना कोई चीज़ उसका अर्थ ये हिंट देता है कि ये प्रेजेंट टेंस में है। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही, प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही हेल्पिंग वर्ब और भी होती हैं। इसी सिंपल टेंस में एक तो बी हो सकती है और एक हैव भी हो सकती है। तो इसमें भी वही हाल होते हैं कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। कब? जब किसी चीज पे अपना अधिकार होने का भाव प्रकट हो और बीच में ब्रैकेट में लिखा हुआ हो है। ठीक है, तो देखिए he is a good friend of mine. He is a good friend of mine. देखिए इस वाक्य में इज ए मार वाजबर क्यों नहीं हो सकता? इसमें ऐसा कोई पास्ट शोइंग वर्ड नहीं है। जब पास्ट शोइंग वर्ड नहीं है तो इसका प्रेफरेंस, वरीयता मिलती है कि ये प्रेजेंट में ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बी के अंदर से अब बी माने, अब देखो यहाँ पर बी में से हेल्पिंग वर्ब होगी कि ये मेन वर्ब होगी, ये सोचना पड़ता है। तो अब जैसे इसका अर्थ निकालें कि वो मेरा एक अच्छा दोस्त। अब बी माने अगर हम यहाँ पे बी की जो फॉर्म होती है, बी में अगर आएगा तो इज बीइंग या ऐसे लगा दें तो बनने का नहीं। तो मेन वर्ब अगर हम इसको माने तो इसका जो सही अर्थ है वो नहीं निकल पा रहा है। तो जब सही अर्थ निकल नहीं पा रहा है तो हमें ये मानना होगा कि ये एक हेल्पिंग वर्ब है। और मैं आपको बताऊं, अ गुड फ्रेंड एक एडजेक्टिव की तरह है, एक कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इज, इतना ही है, यही मेन वर्ड है। दूसरा देखिए इस वाक्य में जो नाउ है ना, ये प्रेजेंट टेंस को शो करता है। देन जो होता है वो पास्ट को शो करता है।
तो यहाँ पे नाउ प्रेजेंट टेंस को शो करता है और प्लूरल के साथ आएगी ये है। तो यहाँ पे दे हैव मैनी कार्स नाउ, उनके पास अब बहुत सारी कारें हैं। अब जैसे इसी में देखें कि ही, और फिर कह देगी यहाँ पर हैव लिख दें और लिख दें मैनी फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए ही के साथ क्या आएगा, हैज आएगा। ठीक है, इसी में अगर हम लगा दें सम टाइम एगो, अगर हम ये कर दें अब, तो आपका ये हैज, फिर ये हैव, यहाँ पे हैव में से ये हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा हैड, क्योंकि पास्ट में वो लगते हैं। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट की। ठीक है, तो यहाँ पर हैज ही आएगा। ओके, तो अब आपने सिंपल प्रेजेंट समझ लिया होगा। अगर बात आती है पास्ट की, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट सिंपल टेंस, सिंपल टेंस, अगर पास्ट सिंपल टेंस होता है तो इसमें पास्ट का कोई वर्ड होगा जो शो करेगा। इसमें क्या होता है कि पास्ट में बता दिया, इसकी ये पहचान है, रिकग्निशन है। हेल्पिंग वर्ब जो होती है, जो लिंकिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग मान लो, इसको आप लिंकिंग भी कह सकते हो, लिंक कराती है, जो कड़ी की तरह कार्य करती है। तो इसमें क्या रहता है कि बी आएगी, अगर बी पास्ट है अगर, तो इसमें होगा क्या कि सिंगुलर के साथ आएगी वाज, अगर पास्ट है तो, और प्लूरल के साथ आएगी वन। ठीक है, और बी में हैव अगर है और अगर पास्ट है तो सभी के साथ, विद ऑल सब्जेक्ट्स हैड। ठीक है, बस वही पहचान उसी तरह से होती, मेन वर्ब होती नहीं, मेन वर्ब नो, कोई नहीं। अब आप इसी में देखिए, मैं इन्हीं एग्जांपल्स को करता हूँ। देखिए ही लास्ट ईयर, ये हम और जोड़ देते हैं। देखो इसमें दे फर्स्ट लॉन्ग टाइम वंस, इसमें हम आगे लिख दें। अगर हम इसमें आगे वंस लिख दें, यहाँ पे वंस एक समय, किसी समय, दे हैव मैनी कार्स, फिर ये नाउ यहाँ से हटा है और यहाँ पर लिख दें लॉन्ग एगो। ठीक है, अब आप देखिए जितने भी वर्ड्स हैं ये सब पास्ट को शो करते हैं। इसे शो करते हैं ये वर्ड्स भी, जब पास्ट को शो करते हैं, बीच में बी है तो यहाँ पर बी में क्या हो जाएगा, ही के साथ वाज, और दे के साथ, इसके वंश के साथ हैव के भी क्या हो जाएगा, हैड, यहाँ भी हैड ही होगा, हैव के भी। तो समझ में आ गई बात मेरी? ठीक, तो इस तरह से ये हमारा फिनिश हो गया। और ये जो आपकी बी और हैव है, ये दोनों ही आपकी सिंपल प्रेजेंट में आती हैं। अब जो बात मैंने आपको बताई थी डू वाली, जिसमें डू डज आते थे, तो डू डज सिंपल में नहीं आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। ठीक है, तो टेंस में हम अगर अलग से देखें सिंपल टेंस के अकॉर्डिंग, तो सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट में बी और हैव दोनों ही आते हैं, लेकिन किस तरह आते हैं वो मैंने आपको बताया। और पास्ट में भी आते हैं बी हैव, वो किस तरह से आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। कोई भी कन्फ्यूजन होने पर एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप कमेंट करें, पूछें। और जो आपको बताया जाता है उसको आप जांचें भी, कोई भी चीज़ यूं ही ना बोलें, ना कहें,
अगर आपको कोई चीज़ में कन्फ्यूज़न होता है, प्रॉब्लम होती है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम उसे एक किताब में नहीं, कई किताबों में देखें। गूगल पर सर्च करें। आजकल हमारे पास बहुत बढ़िया सर्च इंजन्स हैं, गूगल है, हम गूगल पर हम उसको सर्च कर सकते हैं। आप उसमें भी सावधानी रखें कि किसी एक ही बस बार खोलकर पढ़कर उसे सही न मानें। उसमें भी कई लिंक्स होते हैं, उनको खोलें, कई को पढ़ें, तो उससे हमारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाते हैं और हम जानकारी ही बचाव है। तो दोस्तों, आपको अगर इस चैनल के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, नॉलेज अच्छा लग रहा है, तो आप उसके लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर नहीं लग रही है कोई चीज़ ऑथेंटिक, आपके मन में कन्फ्यूजन है, तो उसे बेहिचक पूछें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थैंक यू।